अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एडवर्टाइज होने वाली लेटेस्ट वैकेंसीज को। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से दो एडवर्टाइजमेंट्स इशू की गई हैं। सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव नेचर की जॉब्स के हवाले से आपको बताती हैं। अब ये जो जॉब्स हैं ये यूनिफॉर्म नेचर की जॉब्स हैं, जिसमें आप एक यूनिफॉर्म पर्सनल के तौर पर इस्लामाबाद पुलिस को सर्व करेंगे। और दूसरी जॉब्स जो है वो मिनिस्टीरियल जो है वो नेचर की जॉब्स हैं। और ये जो जॉब्स हैं इसमें आप जो है ऑफिस नेचर की जो वर्क है वो आप जो है वो परफॉर्म करेंगे और इस्लामाबाद पुलिस को विद इन ऑफिस जो है वो आप सर्व करेंगे। ये नॉन यूनिफॉर्म नेचर की जॉब्स हैं। तो दोनों एडवर्टाइजमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स एडवर्टाइजमेंट के हवाले से जो वीडियोस हैं या एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो देख चुके होंगे। बेशतर वीडियोस में आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताई जाती है। उन वैकेंसीज का जो एक्सपेक्टेड सिलेबस होता है और जो टेस्ट डेट होती है और साथ साथ जो उनसे कनेक्टेड मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता। तो आज का ये स्पेसिफिक वीडियो ना सिर्फ आपको बताएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बल्कि साथ साथ आपके जहन में आने वाली कंफ्यूजन को भी हम एड्रेस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको टेस्ट डेट के हवाले से भी ब्रीफ करूंगा और साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप जो है एग्जीक्यूटिव नेचर की वैकेंसी पर या मिनिस्टीरियल नेचर की वैकेंसी पर रिक्रूट हो जाते हैं तो आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेनली क्या क्या हो सकती हैं और किस तरह के कैंडिडेट को जो है किस नेचर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये जो जॉब्स एडवर्टाइज हुई हैं इसका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ इस्लामाबाद के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट के लिए भी सीट्स हैं। ओपन मेरिट से मुराद है कि पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स उसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ प्रोविंसेस में भी सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि पंजाब के लिए स्पेसिफिक सीट्स हैं जिसमें पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। सिंध रूरल और अर्बन की सेपरेट सीट्स हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान और केपी की भी सेपरेट सीट्स हैं और इस्लामाबाद के लिए भी सीट्स जो है वो रिजर्व रखी गई हैं। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं तो आप जो है हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल और अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप लर्नअप पाकिस्तान की टीम के साथ व्हाट्सएप पे इन टच आ जाते हैं जब इस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लेते हैं। और प्रिपरेटरी मटेरियल के साथ साथ जो लेक्चर्स हैं और अपडेट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ इस कम्युनिटी में शेयर की जाती हैं। तो वो तमाम एस्पिरेंट्स जो वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इस कम्युनिटी को लाजमी फॉलो करना चाहिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक काम ना करे तो आपने सिंपली जो स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा है इस पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, कम्युनिटी लिख के आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव नेचर की जॉब्स के हवाले से डिस्कस करते हैं। इस वक्त अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो सबसे पहले जो वैकेंसी आपको नजर आ रही है वो ASI की वैकेंसी है। BS 11 की ये वैकेंसी है और 223 सीट्स जो है वो एडवर्टाइज की गई हैं। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ओपन मेरिट की भी सीट्स हैं, इस्लामाबाद की ICT की सेपरेट सीट्स हैं, इसके साथ साथ पंजाब की भी सीट्स हैं। पंजाब की में वुमेन की और माइनॉरिटीज़ की भी सीट्स रिजर्व्ड हैं। इसी तरीके से सिंध रूरल, अर्बन, KPK, बलूचिस्तान और फाटा और AJK और GB की अलहदा सीट्स जो है आपको रिजर्व नजर आ रही हैं। एज लिमिट भी आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड्स और आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी मेंशन की गई है। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BS 11 की 223 नंबर ऑफ सीट्स जो है एडवर्टाइज हुई हैं और सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है इसी वैकेंसी के हैं और उसके बाद कांस्टेबल की सीट के हैं। तो अगर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात की जाए तो इस्लामाबाद पुलिस पे जब आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पे सर्व करेंगे तो आपकी नो डाउट की ड्यूटीज एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस से मिलती जुलती हैं, लेकिन आप इस चीज को अंडर कंसिडरेशन रखें कि आप जो है फेडरल कैपिटल में सर्व करेंगे। अब फेडरल कैपिटल में सर्व करने के कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। प्रोज ये हैं कि आपकी सैलरी डेफिनेटली हाई होगी। इसके अलावा आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे आपको प्रोफेशनल्स मिलेंगे और आप जो है जो हमारी दूसरी पुलिस है जो प्रोविंशियल लेवल की पुलिस है उससे आपका वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत हद तक डिफरेंट होने वाला है। लेकिन इसके कॉन्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसके कॉन्स में सबसे बड़ी ये चीज़ शामिल है कि यहाँ पर आपकी ड्यूटी हेक्टिक होने वाली है। आप इस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन रखिएगा कि बहुत से लोग आपको ये बता रहे होंगे कि बड़ा ही आसान है कि आप ठंडे इलाके में सर्व करेंगे, आप जो है वहाँ पे कोई वर्कलोड होगा ही नहीं। जितनी भी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है वो आपको पता है फेडरल कैपिटल में होती है। इसके अलावा रेड जोन हमारा जो है वो फेडरल कैपिटल में है, आपका सुप्रीम कोर्ट फेडरल कैपिटल में है। इसके अलावा हर जो अथॉरिटी है उसका आप हेडक्वार्टर फेडरल कैपिटल में देखेंगे। तो जितनी भी VIP मूवमेंट होती है वो फेडरल कैपिटल में ही होती है और यही स्क्वाड होता है जिसको ड्यूटीज पर जो है तैनात किया जाता है, जिनसे हेक्टिक
जो है वो ड्यूटी इनसे ली जाती है। तो आपने इस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन रखना है कि वर्कलोड आपके पास बहुत ज़्यादा होने वाला है, लेकिन इसके प्रोज में ये है कि आपके पास एक प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, आपकी सैलरी जो है प्रोविंशियल पुलिस से ज़्यादा होगी, और इसके अलावा आपके पास जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो भी यहाँ पर अच्छे हैं। अब बात आती है कि किन स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी रिकमेंडेड है। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, BS 11 से लेके 16 के दरमियान, वो किसी भी किस्म की वैकेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब प्रोविंशियल लेवल पे अगर आप BS 14 की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने में कंफर्टेबल हैं तो आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BS 11 फेडरल कैपिटल में इस्लामाबाद पुलिस में लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अब इसके सिलेबस और टेस्ट डेट को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर एग्जीक्यूटिव नेचर की जॉब्स हैं, उसमें जो वैकेंसी सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है वो कांस्टेबल की वैकेंसी है। इस वक्त अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आप कांस्टेबल की वैकेंसी जनरल कैडर में देख रहे होंगे। 1334 नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं, लेकिन ये BS 7 की वैकेंसी है। वो तमाम लोग जिन्होंने मैट्रिक या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री की हुई है तो वो एलिजिबल हैं। अब देखिए, मैट्रिक वाला जो स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक किया है और उसके बाद जो है अब वो इंटर करने का सोच रहा है या इंटर उसने नहीं किया हुआ और उसकी एज 18 साल हो चुकी है, तो मैं ये समझता हूं कि उसको कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहता है। इन केस वो अपना एक ब्राइट फ्यूचर देखता है, वो एक जो है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो उसको अपनी एजुकेशन परस्यू करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने इंटर या मैट्रिक किया हुआ है या आप फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने BA भी किया होता है और वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तलाश में होते हैं, तो कांस्टेबल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 1334 नंबर ऑफ वैकेंसीज का मतलब यह है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज्यादा होंगे और इसके साथ साथ कंपटीशन थोड़ा सा कम हो सकता है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर जो है अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है या आपने FA किया हुआ है और आपकी कमांड उन सब्जेक्ट्स पर अच्छी है जिनका टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस, रिक्रूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो वैकेंसीज हैं उनकी डिवीजन। ओपन मेरिट में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इसके बाद पंजाब में सिंध रूरल, अर्बन, KPK, बलूचिस्तान, फाटा, AJK और GB में सीट्स को डिवाइड किया गया है। 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस में जो है वो कांस्टेबल की 2 और वैकेंसीज भी एडवर्टाइज हुई हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो कांस्टेबल आपको जो है वो बैंड स्टाफ के अंदर भी नजर आ रहा है, जिसके अंदर 22 सीट्स एडवर्टाइज हुई हैं। यहाँ पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो बेसिकली म्यूजिक रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में एक्सपर्टीज रखते हैं और साथ साथ उनकी मैट्रिक कंप्लीट है या इक्विवेलेंट उनके पास डिग्री है। इसके साथ साथ कांस्टेबल जो है वो माउंटेड पुलिस के अंदर भी वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं। टोटल 9 नंबर ऑफ सीट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो हॉर्स राइडिंग के अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं ये वैकेंसीज उनके लिए रिजर्व्ड हैं। अब जब आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करेंगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन को सिर्फ आपने एक बार रीड आउट कर लेना है। बड़ा ही आसान तरीके से सारा प्रोसेस अप्लाई करने का वहां पर बताया गया है और अगर आपको उनमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आती, हमारी टीम का नंबर मेंशन्ड है, आप बिला झिझक हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको उस हवाले से एक्सप्लेन करेंगे, गाइड करेंगे। अब यहां पर सवाल आता है कि किस तरीके से इन वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है और इसका सिलेबस क्या होने वाला है। अब टेस्ट डेट और सिलेबस को डिस्कस करने के साथ साथ हम जो है टेस्टिंग सर्विस के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि किसकी तरफ से एग्जैक्टली ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो नेशनल पुलिस फाउंडेशन एंड टेस्टिंग सिस्टम की तरफ से जो है आपका ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और अगर टेस्ट डेट की बात की जाए तो फिलहाल किसी किस्म की एग्जैक्ट या टेंटेटिव डेट आपको नहीं प्रोवाइड की गई। स्टूडेंट्स जो है इस हवाले से बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जब वैकेंसी एडवर्टाइज होती है, अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जुलाई है लेकिन टेस्ट डेट अभी क्लियर नहीं है। लेकिन आप तमाम क्योंकि इस वीडियो को देख रहे हैं, अप्लाई करेंगे, प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूं कि आपके पास 2 से 3 महीने के दरमियान टाइम है आपके रिटन टेस्ट तक। इससे पहले डेफिनेटली आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट जैसे अप्लाई क्लोज होंगे तो विद इन अ वीक और 2 आपके साथ इस हवाले से कोई ना कोई अपडेट जो है वो शेयर कर दी जाएगी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्लाई क्लोज होने के 1 महीने के अंदर आपके फिजिकल टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो है फिर जो फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करेगा तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनसे रिटन एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। वो फिजिकल भी हो सकता है, वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है टेस्टिंग अथॉरिटी के ऊपर कि वो किस तरीके से आप लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो आपने अपने जहन में 2 से 2.5 महीने का टाइम लेके चलना है। अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स रखने वाली किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स अगर आप मीट करते हैं, आपको लगता है कि आप रनिंग कंप्लीट कर लेंगे, इसके अलावा आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो अप टू द मार्क हैं, तो आप अप्लाई करें और इसके बाद अपनी तैयारी जो रिटन टेस्ट की है उसको स्टार्ट कर दें। क्योंकि शॉर्टलिस्ट होने के बाद डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स इंतजार करते हैं कि पहले फिजिकल हो जाए, शॉर्टलिस्ट हो जाए, उसके बाद हम अपनी तैयारी करेंगे। तो आप तैयारी इस तरीके से नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस भी आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट में आपको किसी किस्म का
सिलेबस नहीं दिया गया। तो सिलेबस इसका 1 पेपर एग्जाम का सिलेबस होगा। मोस्टली जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं रिक्रूटमेंट, चाहे BS 11 की हो, BS 7 की हो, तो उसमें 1 पेपर के सिलेबस को फॉलो किया जाता है। क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, ये टॉपिक्स हैं, वो वही होते हैं जो 1 पेपर एग्जाम के PPSC या FPSC जो है वो फॉलो कर रहा होता है। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया एग्जीक्यूटिव स्टाफ की जॉब्स को। मैंने आपको जो है वो साथ साथ प्रिपेयर करने का तरीकाकार भी बता दिया, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि टेस्ट एक्सपेक्टेड कब तक है, आप अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करें। अब मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो कि ऑफिस नेचर की जॉब्स परफॉर्म करेंगे उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। इस स्क्रीन पर जो है आप अपनी एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले जो है असिस्टेंट की वैकेंसी आपको नजर आ रही है। असिस्टेंट BS जो है 15 की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 20 हैं। इसमें ओपन मेरिट की सीट्स भी हैं, इस्लामाबाद की सीट्स भी हैं, पंजाब की भी हैं, और साथ साथ जो है सिंध रूरल, अर्बन, KPK, बलूचिस्तान की सीट्स भी हैं। और 18 से जो है 28 साल के दरमियान अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मिनिमम आप ग्रेजुएट हो, और इसके साथ साथ आप कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए। आपको MS ऑफिस और आपकी जो इंटरनेट और टाइपिंग स्किल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है वो मैंडेटरी है ग्रेजुएशन के साथ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए। अच्छा, अब वो तमाम कैंडिडेट्स जो एक तो अच्छा स्केल चाहते हैं और इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि ऑफिस नेचर की जॉब हो, वो दफ्तर में जाएं और दफ्तरी औकात के बाद उनका जो काम है वो ख़त्म हो जाए, तो उनको असिस्टेंट के लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए। जितना भी आपके दफ्तर के अंदर डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे, जितना भी रिकॉर्ड होगा वो आपके अंडर होगा। ये जो अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क है, आप जो है वो इनको सुपरवाइज कर रहे होंगे, ये आपके अंडर होंगे। तो वो जितना भी रिकॉर्ड है वो आपकी तहवील में होगा, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑफिस जो होता है, ऑफिस डेफिनेटली उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की जो कस्टडी है वो इस असिस्टेंट के पास होती है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप किसी ऑफिस नेचर की जॉब में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको असिस्टेंट के लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए। इसकी भी टेस्ट की डेट और इसका जो सिलेबस है वो उसी तरह होगा जो मैंने आपको बताया है। और इसके साथ साथ आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि जब आप अप्लाई करें तो इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है। जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की जॉब्स हैं इसके लिए किसी किस्म के फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको एग्जीक्यूटिव स्टाफ की जॉब्स के लिए चाहिए। इसके बाद अगर दूसरी वैकेंसीज की बात की जाए तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इसको जो है सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं ना उन वैकेंसीज के बारे में जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब स्टेनोटाइपिस्ट की जो जॉब्स हैं वहां पर डेफिनेटली आपकी इंटरमीडिएट हो, लेकिन आपके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्पेसिफिक एबिलिटीज होनी चाहिए बेसिकली टाइपिंग के हवाले से, तभी आप एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अपर डिवीजन क्लर्क को डिस्कस कर लेते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क बेसिकली असिस्टेंट के सबऑर्डिनेट होगा। BS 13 की ये वैकेंसी है। टोटल 28 सीट्स एडवर्टाइज हुई हैं और इंटरमीडिएट वाले तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आप सिर्फ कंप्यूटर लिटरेट हो, आपके पास बेसिक MS का और टाइपिंग स्किल्स का अगर नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ना इसमें टाइपिंग स्पीड चाहिए और ना ही कोई जो है वो सर्टिफिकेशन आपको चाहिए। सिंपली अगर आप अपने आप को कंप्यूटर लिटरेट समझते हैं और आप कोई टेस्ट जो अगर फॉर एग्जांपल अथॉरिटी की तरफ से कंडक्ट किया जाए उसको पास कर सकते हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल की उम्र इसके लिए दरकार है। इसके बाद हम लोअर डिवीजन क्लर्क जो कि BS 11 का है और वो सबऑर्डिनेट होगा अपर डिवीजन क्लर्क के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ 41 सीट्स हैं। यहां पर भी एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो मैट्रिकुलेशन की डिग्री अगर रखते हैं, उनके पास मैट्रिकुलेशन है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम टाइपिंग स्पीड यहां पर रिक्वायर की गई है जो 30 वर्ड्स पर मिनट की है और आप कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए। अच्छा, अब यहां सर्टिफिकेशन किसी किस्म की रिक्वायर्ड नहीं है। आप 30 वर्ड्स पर मिनट का जो टेस्ट लिया जाएगा अथॉरिटी की तरफ से, अगर उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं बासानी आप जो है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते रहे हैं, MS वर्ड और जो है मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर हैं इनको जानते हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद, टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस करने के बहुत से फ्री सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं। आप 2 से 4 दिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बासानी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी स्पीड को इन्हांस कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो तमाम लोग जो मैट्रिक की डिग्री रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अपर डिवीजन क्लर्क में अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट के साथ आएँ, और अगर आप इंटरमीडिएट नहीं कंप्लीट कर चुके, मैट्रिक है सिर्फ आपके पास, तो लोअर डिवीजन क्लर्क में आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे हट के मिनिस्ट्रियल स्टाफ की अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो आप अपनी स्क्रीन पर स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज देख रहे हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की जो वैकेंसीज हैं BS 14 की 25 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं। इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम स्पीड जो शॉर्ट हैंड की है वो 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए।
और जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। आप कंप्यूटर लिटरेट हों। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की 9 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास सेकंड क्लास बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स में, मैथ में, स्टैट्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अब हमने दोनों एडवर्टाइजमेंट्स को, उसमें मौजूद वैकेंसीज को और उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स बनते हैं उन वैकेंसीज की जो जॉब नेचर है उसके हवाले से हमने डिस्कस किया है। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और जॉब की तलाश में हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आपको लाजमी इनमें से किसी वैकेंसी पे अप्लाई करना चाहिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ थोड़ा सा इनजस्टिस ये है कि हर वैकेंसी के लिए सेपरेटली आपको 2000 रुपये फ़ी की मद में अथॉरिटी को पे करना पड़ेगा, जो कि मैं समझता हूँ ज़्यादा है। 2000 रुपये के एवज़ आपको अलाउ किया जाना चाहिए कि जो है वो आप तमाम वैकेंसीज़ में अप्लाई कर लें, क्योंकि डेफिनेटली जो जॉब की तलाश में है वो इंसान बेरोज़गार है, उसके पास रोज़गार नहीं है। तो कम से कम ये होना चाहिए कि जो 11वें स्केल से नीचे की वैकेंसीज़ हैं उसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है, प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनजस्टिस है स्टूडेंट्स के साथ, जिसको मैं हाईलाइट ज़रूर करूँगा। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और स्टूडेंट को भी अपने साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जी वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है, ठीक है, अप्लाई कर दिया, अब मैं इंटाइटल्ड हूँ कि मुझे जॉब दे दी जाए। तो बिल्कुल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स को अकोमोडेट करे, लेकिन सिटीजन्स या स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो एफर्ट्स पुट करें, हार्ड वर्क पुट करें और अपने आप को एक एलिजिबल कैंडिडेट के तौर पे मेरिट बेसिस पे जो है वो जॉब सिक्योर करें। रियासत की जो जिम्मेदारी है जॉब्स एडवर्टाइज करना, उन्होंने कर दी हैं। डेफिनेटली इनका नंबर इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन ये जो नंबर आपके साथ मैंने शेयर किया है, ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं जो अनाउंस हुई हैं। तो आप तमाम कैंडिडेट्स ने तैयारी करनी है, मेहनत करनी है और उसके बाद जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। बाकी अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी जो है वो एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर से कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर की ये किताब वन पेपर के सिलेबस को एड्रेस करती है और किसी भी वैकेंसी को अगर आप प्रिपेयर करें तो आप अपनी तैयारी इस पूरे बंडल से कर सकते हैं। अब ये एक पूरा बंडल है जिसमें आपको मॉडल पेपर्स भी मिलते हैं, बबल शीट्स भी मिलती हैं, एक स्केड्यूल भी मिलता है जिसको फॉलो करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये किताब करीब तरीन स्टोर से भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी किया जा सकता है। हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, वहाँ से भी आप एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर को ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस किताब का फ़ायदा ये है कि आपको ये कवर टू कवर गाइड करती है। अगर आप किसी रिसोर्स से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर को आपको लाजमी यूज़ करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आप सिंपली हमारी टीम के साथ इन टच आएँ। हमारी टीम आपको इस हवाले से अकोमोडेट करेगी। अल्लाह आपका हामी नासर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।